गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी BA B.Ed BSc B.Ed 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं सामाजिक एवं सांवेगिक लैंगिकता का विकास। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं में सांवेगिक विरोध की पहचान कि हमारे समाज के द्वारा महिलाओं से किस प्रकार संवेगात्मक रूप से विरोध किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को उनके संवेगों को लेकर अगर वो अपने संवेगों को प्रकट करती हैं तो समाज उनको हेय समझता है। तो यहाँ से ही भेदभाव शुरू हो जाता है कि जिन संवेगों को अगर कोई लड़का प्रकट कर रहा है और उन्हीं संवेगों को कोई लड़की प्रकट कर रही है तो दोनों में भेदभाव क्यों? जो लड़के ने अपने संवेग प्रकट किए हैं तो उसको समाज की स्वीकृति मिल जाती है, और लड़की ने उन्हीं संवेगों को जो लड़के ने किए थे उनको प्रकट करती है, अपने उद्गार, अपने विचार, अपने संवेग, तो उन संवेगों को समाज की स्वीकृति नहीं मिलती। तो ये भेदभाव क्यों? प्रशिक्षणार्थियों, ये उनकी सामाजिकता में फर्क क्यों? महिलाओं की सामाजिकता में पुरुषों के मुकाबले में अंतर क्यों? ये स्थिति महिलाओं के लिए कुंठाजनक है, चिंताजनक है और ये असहनीय है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको अपनी बात को रिपीट कर देता हूं कि जिन संवेगों को लेकर समाज ने बालक को, लड़के को, पुरुष को स्वीकृति प्रदान की, उन्हीं संवेगों को किसी बालिका ने, महिला ने रखा तो उनको समाज स्वीकृति क्यों नहीं देता? तो ये भेदभाव संवेगात्मक रूप से महिलाओं के लिए इस भेदभाव से कुंठा होती है और ये स्थिति उनके लिए कुंठाजनक है, ये असहनीय है। घर, परिवार, समाज, ये सभी हैं जो संवेगात्मक रूप से महिलाओं को हेय समझते हैं और मानसिक, शारीरिक असुरक्षा की भावना उन महिलाओं में घर कर जाती है। वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं। क्यों? कि महिलाओं को पुरुषों से कम माना जा रहा है, चाहे वो बुद्धि का क्षेत्र हो, शारीरिक बल का क्षेत्र हो, आर्थिक बल का क्षेत्र हो, सामाजिक स्थिति हो, धार्मिक क्रियाकलाप हो, सभी क्षेत्रों में पुरुष के लिए वर्चस्व प्राप्त है, महिलाओं को दोयम दर्जा प्रदान करके। वर्तमान समाज में महिलाओं को संवेगात्मक रूप से सशक्त करने के प्रयास चल रहे हैं। महिलाओं को संवेगात्मक रूप से सशक्त करने के लिए महिलाओं के प्रति संवेदना, उनको वो अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें, असहज महसूस ना करें, वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकें, और उसके लिए आवश्यकता है कि महिलाओं की विशेषताओं को देखते हुए, महिलाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए महिलाओं को संवेगात्मक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए, जिससे कि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ संवेगात्मक भेदभाव आपको देखने को मिला। संवेगात्मक रूप से महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार और संविधान ने कदम उठाए हैं। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को संवेदनात्मक रूप से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उनके
सुरक्षा को लेकर सरकारें संवेदनशील हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और हर संभव कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को चाहे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, पुलिस लगाई जाए, सिविल ड्रेस में, सादा वर्दी में पुलिसकर्मी लगाए जाएं और हर प्रकार से महिलाओं को बाजारों में, विद्यालयों में, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित महसूस करें, ऐसी दशा निर्धारित की जा रही है। प्रशिक्षणार्थियों, संवेगात्मक रूप से महिलाओं को और पुरुषों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जब तक हम बालक और बालिकाओं को संवेगात्मक रूप से प्रशिक्षित नहीं करेंगे, हम महिलाओं के संग होने वाले संवेगात्मक विरोध का जो हो रहा है वो चलता ही रहेगा। हम विरोध को नहीं रोक सकते। संवेगात्मक विरोध की पहचान है कि महिलाएं सदैव से, हमेशा से उपेक्षित समाज के द्वारा निर्धारित मापदंडों पर महिलाओं को उपेक्षित बनाए, महिलाओं की उपेक्षा की गई, महिलाओं का बहिष्कार किया गया है। पुरुष को श्रेष्ठ बनाया गया है, महिलाओं को हीन बना दिया गया। पुरुष के जन्म पर जश्न मनाया जा रहा है और बेटी के जन्म पर मातम छा जाता है। तो आप देखिए, जन्म से पहले ही की उपेक्षा शुरू हो जाती है। वो माँ के गर्भ में आई है और लिंग का परीक्षण किया जा रहा है, लिंग का निर्धारण किया जा रहा है। अगर बेटा है तो जन्म होने दिया जाएगा और अगर बेटी है तो कन्या के उस भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। उसके जन्म से पहले उपेक्षा और उसके जन्म लेने के बाद उपेक्षा, उसको समाज की उपेक्षित इकाई बना दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों, उसको कोई भी इच्छा के अनुरूप कोई भी कार्य करने की छूट नहीं दी जाती। महिलाएं अगर कोई इच्छित कार्य करना चाहती हैं, कोई उनकी इच्छा है किसी कार्य को करने की, चाहे वो अच्छाई का कार्य हो, चाहे वो सामाजिक हित का कार्य हो, समाज के आर्थिक हितों का कार्य हो, देश की भलाई का कार्य हो, उस महिलाओं को ये छूट नहीं प्रदान की जाती। उसकी इच्छा के अनुसार उसको कार्य करने की कोई छूट नहीं है। वो पढ़ना चाहती है, उसकी पढ़ाई छोटी उम्र में छुड़ा ली जाती है। वो विवाह नहीं करना चाहती, उसका जबरदस्ती विवाह कर दिया जाता है। वो कुछ इच्छित कार्यों को अंजाम देना चाहती है, समाज के द्वारा उससे इच्छित कार्यों को नहीं करने दिया जाता। प्रशिक्षणार्थियों, उसको इच्छा अनुरूप कार्य करने की कोई छूट नहीं देती। ये संवेगात्मक रूप से महिलाओं के संग होने वाला एक विरोध ही है। सुरक्षात्मक वातावरण, उसको आवश्यकता से अधिक सुरक्षा का वातावरण निर्मित किया जाता है, प्रदान किया जाता है। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही और उसको घर वाले, परिवारीजन सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाते हैं। कोई छोटा भाई है तो उसको छोड़ने के लिए जाएगा, परिवार के बड़े लोग हैं, महिलाएं हैं, उसको बस में बिठाने जाएंगी और उसके थोड़ी देर से आने पर परिवार में चिंता हो जाती है, तनाव का माहौल हो जाता है और उसके आने पर उससे ढेर सारे सवालात किए जाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को हद से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की जा रही है।
इससे उसके लिए संवेगात्मक रूप से कुंठित होना पड़ रहा है, वो उसके लिए असहनीय है। घर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं और तो और उसको वीडियो कॉलिंग के लिए कहा जा रहा है कि आप जहां हैं वहां से वीडियो कॉलिंग करो, आप हमको दिखाओ कि कहां हो, किसके साथ हो, कौन कौन आपके पास में है। इस प्रकार से चप्पे चप्पे पर उसकी निगरानी की जा रही है, चाहे परिवार हो, चाहे पति हो, ये सभी समाज के लोग, ये परिवारीजन, ये उसके अपने घर के लोग, सब उसकी सुरक्षा को लेकर उसके ऊपर निगरानी रखते हैं। क्या आप मेरी इन बातों से वाकिफ नहीं हैं? मैं आपको जिन पाठों को पढ़ा रहा हूं, क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि महिलाओं को आवश्यकता से अधिक सुरक्षा क्यों प्रदान की जा रही है? इससे उसको आघात हो रहा है, संवेगात्मक रूप से आघात पहुंच रहा है। क्या वो खुली हवा में सांस नहीं ले सकती? क्या उसको अधिकार नहीं है किसी से बात करने का, हंसकर बोलने का, किसी के पास बैठने का? नहीं, हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने, हमारे रीति रिवाजों ने, हमारी संस्कृति ने इसको स्वीकृति प्रदान नहीं की है। हम रूखी सूखी खा लेते हैं, ठंडा पानी पीकर सो जाते हैं, लेकिन कोई हमारे समाज की महिलाओं पर, उनके चरित्र पर उंगली उठाए, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये ऐसा हमको पाठ पढ़ाया गया है, ऐसा हमारी संस्कृति में ये सबक हमको सिखाया गया है। छोटी उम्र का भाई है और बड़ी उम्र की बहन अगर गेट पर खड़ी देख ली तो वो टूट कर पड़ेगा कि दीदी अंदर जाओ, यहाँ क्यों ठाड़ी हो, यहाँ क्यों खड़ी हो, 100 सवाल कर देगा छोटी उम्र का बच्चा, क्योंकि वो लड़का है। उसको शिक्षा ये दी गई है कि अपनी परिवार की महिलाओं का ध्यान रखो, उनके ऊपर निगरानी रखो, कहाँ आती हैं, कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, किससे बातें करती हैं। ये सीसीटीवी कैमरे छोटे छोटे जो लगे हुए हैं, भाइयों के रूप में, भतीजों के रूप में या अन्य पड़ोसियों के रूप में, वो उनके ऊपर निगरानी रखते हैं। और तो और परिवारीजन तो दूर, पड़ोसी आकर खबर दे देते हैं, आपकी बेटी वहाँ खड़ी मिली थी, आपकी बेटी उनके साथ थी, आपकी बेटी इसके साथ थी, आपकी बेटी उसके साथ थी, आपकी पत्नी उनके साथ थी, आपकी पत्नी वहाँ खड़ी थी, आपकी पत्नी ऐसे थी, आपकी पत्नी वैसे थी। ये हमारे परिवारीजन, ये हमारे घर के लोग, ये हमारे समाज के लोग, ये हमारे पड़ोसी, ये भी छोटे छोटे सीसीटीवी कैमरे हैं, ये भी खबरें लाते हैं, ये भी पत्रकार की भूमिका में हैं, ये मास मीडिया के लोग हैं, और ये लाकर महिलाओं को अत्यधिक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिससे महिलाओं के संवेगों पर, उनके लिए संवेगात्मक रूप से आघात पहुंचाया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? मैं जिस संवेगात्मक विरोध की बात कर रहा हूं कि महिलाओं को अत्यधिक सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करना भी संवेगात्मक आघात है, महिलाओं के संग होने वाला संवेगात्मक दुर्व्यवहार है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं से अत्यधिक सेवा के कार्य लिए जाते हैं। घर में झाड़ू महिलाएं लगाएंगी, पोंछा महिलाएं लगाएंगी, जूठे बर्तनों की सफाई महिलाएं करेंगी, घर की साज सज्जा महिलाएं करेंगी, पुरुषों के वस्त्र आदि धोने का कार्य महिलाएं करेंगी, घर की सब्जी रोटी का काम महिलाएं करेंगी, उनके लिए बच्चों की परवरिश का कार्य और बच्चों की देखभाल महिलाएं करेंगी। ये सारी रिश्तों को निभाने का काम महिलाएं करेंगी। ये सारी जिम्मेदारियां महिलाओं को सेवा कार्यों की दी गई हैं।
जिनके एवज में, जिनके नतीजे में उनको कोई माल दौलत नहीं मिलती, ना उनको वो सम्मान मिलता है, ना माल दौलत मिलती है, और फिर भी वो सब कुछ सहन करती रहती हैं और आपके परिवार की, आपके घर की सेवा करती रहती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, उनसे अत्यधिक सेवा कार्य की जाती है और जब बीमार हो जाएं तो ना उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है, ना उनको उचित खान पान दिया जाता है, ना उनके पोषण की व्यवस्था की जाती है, ना पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं से पुरुष समाज के द्वारा कार्य अधिक मात्रा में करवाया जा रहा है और सेवा का कार्य अधिक कराया जा रहा है और मेवा उसको कम दी जा रही है। अत्यधिक सेवा और नाम को नहीं है मेवा, ये है कथा। उसको परिवार के लोग पहले भोजन करते हैं, मर्द, बाद में महिलाएं भोजन करती हैं। बचा खुचा भोजन उनको कराया जाता है और तरोताजा माल और अच्छे व्यंजनों को पुरुष खा लेता है। क्या मैं ये पढ़ा रहा हूं ये दंत कथाएं हैं? नहीं प्रशिक्षणार्थियों, ये हमारे समाज की परंपराएं हैं, ये हमारे समाज के रीति रिवाज हैं, ये हमारे समाज की रूढ़ियां हैं जिन पर चलकर हम बड़े हुए हैं। हमने सीखा है कि पुरुष की प्रधानता है, पहले पुरुष भोजन करेंगे, महिलाएं बाद में भोजन करेंगी। प्रशिक्षणार्थियों, कार्यों और निर्णयों की आजादी नहीं। महिलाएं अगर बीमार पड़ जाती हैं और पुरुष अगर बीमार पड़ जाए तो कर्ज लेकर अच्छे से अच्छे मेदांता में इलाज कराया जाएगा। पुरुष बीमार पड़ जाए तो एम्स ले जाया जाएगा। पुरुष बीमार पड़ जाए तो एस्कॉर्ट में इलाज चलेगा और महिला बीमार पड़ जाए तो एस्कॉर्ट, एम्स, मेदांता, एसएमएस, संतोष व दुर्लभ जी, ये उनके लिए बहुत दुर्लभ होने की बात है। उनके लिए नहीं बने हैं ये हॉस्पिटल्स। उनके लिए आपके घर की दवाइयाँ, आपकी डांट, आपकी फटकार, आपका उलाहना, आपके ताने मारना, और इन्हीं दवाओं से वो ठीक हो जाती हैं। एक गीत सुना था, मूवी का है, शायद अमिताभ बच्चन साहब की मूवी है कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो ये पुरुष महिलाओं की मदद ना करे, लेकिन कोई बात नहीं, वो घर की दवाइयों से, वो आपके तानों से, वो आपके कमेंट से ठीक हो गई हैं। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। ये पंक्तियां हैं प्रशिक्षणार्थियों उन महिलाओं के लिए कि उनकी मदद के लिए पुरुष आए ना आए, वो बच्चों से, बेटों से शीघ्र ही तो बड़ी हो जाती हैं और शीघ्र ही वो बीमारी से निजात भी पा लेती हैं। कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। तो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो उनके लिए कोई ना कोई परम शक्ति ऐसी है जो उनको बीमारी से भी छुटकारा दिला देती है और लड़कों से वो लड़कियां जल्दी भी बड़ी हो जाती हैं, शीघ्र ही उनका विवाह हो जाता है। और ये आपके बेटे जो आज तक पनप ही नहीं पाए हैं, इनको घी दूध की नाल लगा रखी है, इनको दाख बादाम और ड्राई फ्रूट्स चल रहे हैं और जूस और सूप पी रहे हैं और फिर भी सूख कर छुआरा हो रहे हैं। देख लीजिए, ये पनप ही नहीं पाए। और इनकी छोटी बहन कब बड़ी हुई, कब विवाह हुआ, इनको पता भी नहीं चला। ये दंत कथाएं नहीं है। मैं समाज का वो आईना आपके सामने पेश कर रहा हूं जो हमारे समाज ने हमको दिखा रखा है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के स्वास्थ्य की ओर कोई देखभाल नहीं की जाती और तो और उनको
बड़े हॉस्पिटल में भर्ती भी नहीं कराया जाता, छोटी मोटी दवाइयाँ उनको दे दी जाती हैं और उसी रूप में वो ठीक हो जाती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, कार्यों की, निर्णयों की आज़ादी नहीं। सामाजिक कार्यों में कोई भी निर्णय लेना हो, बेटे की सगाई का हो, बेटी की पढ़ाई का हो, कुछ भी उनको निर्णय नहीं लेने दिए जाते। उनको ना धार्मिक कार्यों में, ना सामाजिक कार्यों में, ना पारिवारिक कार्यों में और उनके इच्छानुरूप कार्यों में कोई भी निर्णय लेने की छूट नहीं दी जाती है। ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये निर्णय की छूट, जैसा कि मैंने आपको बताया, महिलाओं को नहीं दी जाती। उनको सामाजिक स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती कि वो कोई निर्णय लेने में अपने आप को पेश कर सकें। उनको निर्णय लेने की आज़ादी नहीं है। इससे महिलाओं में क्रोध, इससे महिलाओं में चिड़चिड़ापन, इससे महिलाओं में विद्वेष की भावना स्पष्ट रूप से आपको महिलाओं को देखते ही पुरुष का क्रोधी होना, चिड़चिड़ापन होना और विद्वेष की भावना आप देख सकते हैं कि महिलाओं के प्रति पुरुषों की विद्वेष की भावना होती है। महिलाओं को पुरुष के ये कार्य चिड़चिड़ा बनाने में, महिलाओं को पुरुष क्रोधी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, असुरक्षा की भावना महिलाओं में घर कर जाती है और वो इन तमाम क्रियाकलापों से अपने आप को समाज में असुरक्षित महसूस करने लगती हैं, क्योंकि जिस प्रेम की, जिस सहानुभूति की उसने अपनी माँ से, जिसने जन्म दिया है, उसने अपने पिता से, जो उसके पालन पोषण करने वाले हैं, उससे उसने जो उम्मीदें सजोई थी, उन उम्मीदों पर वो अभिभावक, वो माता पिता खरे नहीं उतरते, वो पति खरा नहीं उतरता। वो प्रेम की भूखी है, सहानुभूति की भूखी है। ना उसको घर में प्रेम मिला मायके में, ना उसको ससुराल में प्रेम मिला, ना ससुराल में सहानुभूति मिली, ना घर में सहानुभूति मिली। तो ऐसी स्थिति में उसके साथ जो असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और जो नफरत भरा माहौल घर में था, वो ही माहौल उसको ससुराल में मिलता है। प्रशिक्षणार्थियों, वो प्रेम की और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की उम्मीद करती थी अपनी माँ से, वो प्रेम की और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की उम्मीद करती थी अपने पिता से, अपने अभिभावकों से, लेकिन उसको, उसके नसीब में ये नहीं लिखा होता कि उसको प्रेम मिले, उसको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार मिले। ऐसी स्थिति में उसको संवेगात्मक रूप से विरोध का सामना करना पड़ता है। संवेगात्मक रूप से महिलाओं पर होने वाला ये आघात है। शारीरिक परिवर्तन ना समझना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर 13 से 19 साल की उम्र में बालिकाओं को यौन शिक्षा की आवश्यकता होती है और हमारे देश में यौन शिक्षा की बात करना, यौन शिक्षा को समझना, इसको समाज स्वीकृति प्रदान नहीं करता। समाज और हमारी संस्कृति यौन शिक्षा को स्वीकृति प्रदान नहीं करती। ऐसी स्थिति में बालिकाएं थोड़ी जब बड़ी उम्र की होती हैं, 13 से 19 में, तो उनको शारीरिक परिवर्तनों से गुजरना होता है। ऐसी स्थिति में उनके शरीर में जो ढेर सारे परिवर्तन होते हैं, उन शारीरिक परिवर्तनों को वो नहीं समझ पाती। ऐसी स्थिति में वो संवेगात्मक रूप से उनके लिए ये आघात होता है। उनको शारीरिक परिवर्तन के समय में अभिभावकों के द्वारा, परिवारजनों के द्वारा, खासतौर से महिला सदस्यों के द्वारा उसको कुछ सुझाव जो उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसकी मानसिक स्थिति को लेकर मिलने चाहिए, वो मदद नहीं मिलती। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसी स्थिति से जो शारीरिक परिवर्तनों की स्थिति है, जैसा मैंने आपको बताया 13 से 19 साल की
उम्र में ये शुरू हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में उन शारीरिक परिवर्तनों को वो समझ नहीं पाती और वो महिला के संग होने वाला संवेगात्मक आघात है। संवेगात्मक अभिव्यक्ति में भेदभाव, महिलाओं के संग जैसा कि आपको पहले बताया गया कि कोई भी संवेग अगर लड़का प्रकट करता है तो उसको समाज परिवार स्वीकृति प्रदान कर देता है, और वही संवेग जो लड़के ने प्रकट किए उन्हीं संवेगों को अगर बालिका महिला प्रकट कर रही है तो समाज स्वीकृति प्रदान नहीं करता। प्रशिक्षणार्थियों, ये संवेगात्मक अभिव्यक्ति में महिला और पुरुष का ये भेदभाव क्यों? प्रश्न यहाँ है कि एक तरफ तो आप लड़कों को तो समाज स्वीकृति प्रदान कर रहा है और लड़कियों को समाज स्वीकृति प्रदान नहीं करता। ऐसी स्थिति में महिलाओं के संग ये भेदभाव क्यों? वही विचार, वही जज्बात, वही ख्यालात तो लड़के ने प्रकट किए और वही विचार, वही ख्यालात, वही जज्बात लड़की प्रकट कर रही है, तो फिर ये दोनों के बीच में भेदभाव क्यों? एक को तो समाज स्वीकृति प्रदान कर रहा है और बालिकाओं को समाज स्वीकृति प्रदान नहीं करता। तो ये संवेगात्मक अभिव्यक्ति में भेदभाव का होना भी महिलाओं के संग संवेगात्मक आघात है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को शुरू से ही ये शिक्षा प्रदान की जाती है कि वो अपने वेग संवेगों को दबा कर रखें, किसी को बताएं नहीं, उनको ये शिक्षा प्रदान की जाती है। संवेगों को दबाने की शिक्षा प्रदान की जा रही है कि वो अपने संवेगों को दबा कर रखें, किसी को बताएं नहीं, और ऐसी स्थिति में जब वेग संवेगों को दबाया जाता है तो उससे कुंठा होती है और ये स्थिति महिलाओं के लिए असहनीय है। प्रशिक्षणार्थियों, संवेग नियंत्रण अगर महिलाएं नहीं कर पाई हैं, बालिकाओं ने संवेगों को नियंत्रित नहीं किया है, तो ऐसी बालिका को, ऐसी महिला को समाज के द्वारा हेय दृष्टि से देखा जाता है और उसको समाज वो सम्मान नहीं देता जो अन्य महिलाओं को प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, तो ये संवेग नियंत्रण रखने की जो शिक्षा दी जा रही है, संवेगों को दबाने की जो शिक्षा दी जा रही है, संवेगों को नियंत्रित करने के लिए जो समाज ने स्वीकृति दी है, उस स्वीकृति को अगर किसी ने संवेग प्रकट कर दिए हैं तो उसको समाज हेय दृष्टि से क्यों देखता है? प्रश्न ये है। तो ऐसी स्थिति में ये महिलाओं के संग होने वाला एक संवेगात्मक आघात है, संवेगात्मक विरोध है कि उनको नियंत्रण में रहने के न रख पाने पर हेय क्यों माना जा रहा है। उनको हेय क्यों, जबकि लड़के को हेय नहीं? लड़कियों को हीन क्यों, लड़कों को क्यों नहीं माना जाता हीन? तो समाज ने ये संवेगात्मक रूप से ये भेदभाव क्यों कर रखा है? प्रशिक्षणार्थियों, संवेगों के प्रति परिवार तथा समाज का भिन्न दृष्टिकोण का होना, जैसा कि अभी बताया कि वही है कि संवेग अगर लड़का प्रकट करता है तो समाज स्वीकृति प्रदान कर देता है, और उन्हीं संवेगों को अगर लड़की ने प्रकट किया है, लड़की अपने कोई इच्छानुरूप कोई बात कहना चाहती है, कोई संवेग अपना प्रकट करना चाहती है, तो उसको समाज स्वीकृति प्रदान नहीं करता। प्रशिक्षणार्थियों, ये नहीं करने की स्थिति जो है वो महिलाओं के संग संवेगात्मक विरोध की स्थिति है। ये महिलाओं के संग संवेगात्मक विरोध का एक रूप है, एक पहचान है कि संवेगों के प्रति परिवार तथा समाज का भिन्न दृष्टिकोण का होना। जब एक लड़का संवेग प्रकट करता है तो समाज स्वीकृति प्रदान कर देता है, और एक लड़की उन्हीं संवेगों को प्रकट करती है तो समाज उसको हेय क्यों मानता है? ये लेखक का कहना है
कि इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। संवेगों के दबाने में, संवेगों को नियंत्रण करने में लड़कों को भी वही शिक्षा प्रदान की जाए जो लड़कियों को की जाती है। लड़कों से भी कहा जाए कि वो भी अपनी पसंद को, अपनी नापसंद को अपने अभिभावकों को ना बताएं, जैसे कि लड़कियों को नहीं बताने दिया जा रहा। तो दोनों के लिए समान रूप से संवेगात्मक नियंत्रण करने की और अपने संवेगों को दबाने की शिक्षा समान रूप से प्रदान की जानी चाहिए। कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि जिन विचारों की अभिव्यक्ति के लिए लड़कों को आज़ादी दे रखी है, वो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लड़कियों को भी प्रदान की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ कि महिलाओं से संवेगात्मक विरोध की पहचान के ये तथ्य आपके सामने रखे। इन आघातों को, महिलाओं को संवेगात्मक रूप से इन विरोधों का सामना करना पड़ता है। तो प्रशिक्षणार्थियों, ये विरोध आपके सामने मैंने रखे हैं। मैं समझता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि आपके समझ में ज़रूर आ गया होगा। मेरा ये छोटा सा पाठ, मैं बस यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी के लिए, सुनने वाले तमाम साहिबान के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने बड़ी विनम्रतापूर्वक मेरे पाठ को सुना और समझा, जाना। मैं आपके लिए पुनः धन्यवाद। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।